प्रिय विद्यार्थियों, आपको जो सामने दिख रहा है इसकी वीडियो एक बार भेजी जा चुकी है। कुछ चीज़ें इसमें अस्पष्ट थीं, उसको मैं स्पष्ट करना उचित समझ रहा था, इसलिए आपको एक वीडियो और बना के भेजा जा रहा है। आपको बताया गया था प्रोडक्शन, या इसके जगह पर क्यू बताया गया होगा, या क्यू आप ले लें इसको। प्रोडक्शन उत्पादन की मात्रा इज़ द फंक्शन ऑफ ए बी सी डी और टी। इसमें ए बी सी डी 4 विभिन्न साधन हैं, जिसमें आप भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमी को ले सकते हैं, और टी दी गई टेक्नोलॉजी है। जब हम स्थिर प्रतिफल या परिवर्तनशील अनुपातों के नियम की व्याख्या करते हैं तो ये मान लेते हैं कि एक साधन, जिसमें श्रम को मान लिया गया है कि ये परिवर्तनशील है, इसकी मात्रा बढ़ाई जा रही है, और बाकी सभी साधन स्थिर हैं। दूसरा आप देख रहे हैं, एक ये है, दूसरा ये देख रहे हैं कि Q इज़ द फंक्शन ऑफ L एंड K, L फॉर लेबर और K फॉर कैपिटल। तो इसमें यदि इसकी बात कर रहे हैं तो यहाँ K स्थिर है, यानी पूंजी स्थिर है। विश्लेषण के लिए हम जब पैमाने का प्रतिफल पढ़ेंगे तब भी श्रम और पूंजी ही लेंगे, और वहाँ ये दोनों परिवर्तनशील होंगे। जो एक इसमें श्रम को, यदि ये को यहाँ श्रम मान लें, इसको छोड़ दिया जाए तो बाकी को हम पूंजी में समाहित कर देते हैं। पूंजी की परिभाषा पर आइए, आप पाएंगे कि उत्पादन का वह साधन जो मानव द्वारा निर्मित है वह पूंजी कहलाता है, और यह धन का भाग होता है, या मानव निर्मित धन का वह भाग जो पुनः उत्पादन प्रक्रिया में प्रयुक्त होता है उसे पूंजी कहते हैं। अब ये सारी चीज़ें पूंजी में कैसे आ जाती हैं? तो आप जानते हैं भूमि प्रकृति का निःशुल्क उपहार है, लेकिन ये भी उत्पादन का सहायक साधन है, और ये श्रम नहीं है। आप जानते हैं कि उद्यमी भी पूंजी का हिस्सा हो जाएगा, टेक्नोलॉजी भी पूंजी का हिस्सा हो जाएगी, क्योंकि टेक्नोलॉजी पूंजी में ही लगती है। तो इस तरह ये सभी साधन श्रम को छोड़कर पूंजी के हिस्से हो जाते हैं। हमारे विश्लेषण की सुविधा के लिए हम इनको सबको छोड़ देते हैं, इनको सबको पूंजी मान लेते हैं, और एक पूंजी और एक श्रम, 2 साधनों को लेकर विश्लेषण करते हैं। इसमें पूंजी स्थिर मान ली जाएगी अल्पकाल में, और श्रम अल्पकाल में भी परिवर्तनशील माना जाएगा। अल्पकाल का समय सामान्यतः 1 साल से कम समय को लिया जाता है। दैनिक समय को अल्पकाल नहीं कहा जाता है, उसे अति अल्पकाल कहा जाता है। तो अर्थशास्त्र में अल्पकाल का मतलब 1 साल से कम का समय अल्पकाल कहलाता है, क्योंकि इस अल्पकाल में आप फैक्ट्री का आकार नहीं बदल सकते, पूंजी का प्रारूप नहीं बदल सकते, टेक्नोलॉजी नहीं बदल सकते, इन सारी चीज़ों को आप 1 साल में नहीं बदल सकते, और आपको अकस्मात उत्पादन बढ़ाने की ज़रूरत है। तो ऐसी दशा में श्रमिकों की संख्या बढ़ाकर कुछ मात्रा में उत्पादन आप बढ़ा सकते हैं। अब इस दूसरे समीकरण को यहाँ लागू करते हैं। यहाँ मान लेते हैं कि दिया गया पूंजी स्थिर है, फिक्स है। अब परिवर्तनशील साधन श्रम को हम एक एक करके बढ़ाते हैं। तो दिए गए साधन पर आपको एक सारणी दी गई है पहले वीडियो में, दिए गए पूंजी पर, दी गई टेक्नोलॉजी पर हम श्रमिकों की संख्या बढ़ाते हैं तो उत्पादन पहले बढ़ती दर से बढ़ता है, और वो यहाँ तक बढ़ती दर से बढ़ता है, यानी सीमांत उत्पादकता यहाँ तक तेज़ी से बढ़ती है। आप देखेंगे दूसरे भाग में जो सीमांत उत्पादकता वक्र है, यहाँ अधिकतम हो जाता है। उसके बाद सीमांत उत्पादकता धीरे धीरे घटती है। धीरे धीरे घटने का मतलब अगला आने वाला श्रमिक, सीमांत उत्पादकता बढ़ने का मतलब ये होता है कि अगला आने वाला श्रमिक पहले आने वाले श्रमिक से ज़्यादा उत्पादन दे रहा है, और घटने का मतलब होता है आने वाला श्रमिक पहले आए श्रमिकों से कम मात्रा में उत्पादन बढ़ा रहा है। तो यहाँ तक आने वाला श्रमिक पहले श्रमिकों से ज़्यादा उत्पादन दे रहा है, और इसके बाद आने वाला श्रमिक पहले श्रमिकों से कम उत्पादन दे रहा है, और इनकी मात्रा क्रमशः कम होती जा रही है, और एक समय बाद इनकी आने वाला श्रमिक कोई उत्पादन में वृद्धि नहीं कर रहा है। तो जहाँ तक आने वाला श्रमिक उत्पादन में वृद्धि नहीं कर रहा है वो अधिकतम उत्पादन की दशा होगी। इससे पहले सभी श्रमिक आ रहे थे तो योगदान कर रहे थे, कुल उत्पादन बढ़ाने में कुछ न कुछ योगदान कर रहे थे। तो जहाँ तक ये कोण इसका बढ़ता जाए, इस पर आप स्पर्श रेखा खींचेंगे, इस पर हम खींचेंगे तो खराब हो जाएगा, स्पर्श रेखा खींचेंगे, जहाँ तक स्पर्श रेखा में कोण बढ़ता है वहाँ सीमांत उत्पादन बढ़ता है। तो वो यहाँ तक मान लीजिए, यहाँ सीमांत उत्पादन अधिकतम है, यहाँ तक कोण अधिकतम है, उसके बाद कोण धीरे धीरे घटना शुरू हो जाता है, और यहाँ आकर वो कोण शून्य हो जाता है, क्योंकि ये पूरी तरह से क्षैतिज हो जाता है।
तो क्षैतिज से जब कोण शून्य हो जाए तो वहाँ सीमांत उत्पादन न्यूनतम शून्य होता है और कुल उत्पादन अधिकतम होता है। अब औसत, ये जो दूसरा वक्र है औसत उत्पादन का वक्र है। औसत उत्पादन देख रहे हैं धीरे धीरे बढ़ रहा है, धीरे धीरे घट रहा है। औसत उत्पादन वहाँ अधिकतम होगा जहाँ इस पर स्पर्श रेखा सबसे बड़ा कोण बनाएगी। इससे पहले कोण छोटा था, आप देखेंगे ये कोण छोटा था, ये सबसे बड़ा है। इसके बाद पुनः खींचेंगे तो यहाँ का कोण छोटा होता जाएगा, यानी कोण नीचे गिरता जाएगा। तो जहाँ कोण अधिकतम है वहाँ औसत उत्पादन अधिकतम है। इस तरह से मूल बिंदु से इस पर बनाए गए कोण, मूल बिंदु से खींची गई रेखा से बनाए गए कोण औसत उत्पादन को व्यक्त करते हैं, और कुल उत्पादन पर स्पर्श रेखा खींचकर जो कोण बनते हैं वो सीमांत उत्पादन को व्यक्त करते हैं। अब मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि औसत उत्पादन वहाँ अधिकतम होता है जहाँ इस पर कोण अधिकतम होता है, और सीमांत उत्पादन वक्र औसत उत्पादन वक्र को ऊपर से उसके उच्चतम बिंदु पर काटता है। सीमांत उत्पादन वक्र औसत उत्पादन वक्र को उसके उच्चतम बिंदु पर काटता है और आगे बढ़ता है, और जहाँ कुल उत्पादन अधिकतम होता है वहाँ सीमांत उत्पादन शून्य होता है। औसत उत्पादन तब तक शून्य नहीं होगा जब तक कि कुल उत्पादन शून्य न हो जाए। इतनी बातें आपको याद रखनी है। अब हम पढ़ेंगे पैमाने का प्रतिफल। पैमाने का प्रतिफल इसलिए कहा जाता है क्योंकि दीर्घकाल में उत्पादन का पैमाना ही बदल जाता है, और इसमें आप श्रम और पूंजी दोनों की मात्रा बढ़ा सकते हैं। तो हम आपको पहले बता चुके हैं कि बाकी चीज़ें पूंजी में समाहित हो गई हैं, इसलिए प्रोडक्शन इज़ द फंक्शन ऑफ एल एंड के, और दीर्घकाल में ये दोनों परिवर्तनीय होते हैं। उपभोग में आपने अनधिमान वक्र के बारे में जाना है कि इस पर y वस्तु होगी, इस पर x वस्तु होगी, x1 x2 y1 y2, और आपको जो उपयोगिता मिलेगी वो स्थिर मिलेगी, और ज़्यादा मात्रा में x और y उपयोग करेंगे तो उपयोगिता और बढ़ी हुई प्राप्त होगी, और इस तरह से क्रमशः आपका उपयोगिता ऊंचा होता जाएगा। और आपने ये भी देखा था कि बजट रेखा जहाँ तक आपकी अलाउ करती है वहाँ उस अधिकतम उपयोगिता में आप रहते हैं, वो उपयोगिता अधिकतम आप प्राप्त कर सकते हैं। जब बजट रेखा यहीं तक आपकी अलाउ कर रही है तो आप केवल इस अनधिमान वक्र तक पहुँचेंगे। आपकी बजट रेखा यहाँ तक अलाउ कर रही है तो यहाँ तक पहुँच जाएंगे। इस तरह से बजट रेखा ही आपके बजट रेखा और आपका अनधिमान वक्र आपके संतुलन को निर्धारित करता है। पैमाने के प्रतिफल में हमें समुत्पाद वक्र का उपयोग करना है। समुत्पाद दो शब्दों से मिलकर बना है, सम धन उत्पादन, समधन उत्पादन, और वो आकार उसका ठीक उसी तरह होगा जैसे अनधिमान वक्र का होता है। लेकिन अनधिमान वक्र में दो उपभोग वस्तुएं होती थी, लेकिन यहाँ उत्पादन के दो साधन होंगे। इस पर के होगा यानी पूंजी, इस पर यल होगा यानी श्रम। अब ये अनधिमान वक्र ये बता रहा है कि प्रोडक्शन यहाँ फिक्स है, चाहे इतनी मात्रा में पूंजी, चाहे इतनी मात्रा में श्रम, इतनी मात्रा में पूंजी और इतनी मात्रा में श्रम लगाकर आप उत्पादन जो करेंगे वो इतनी मात्रा में पूंजी और इतनी बढ़ी हुई मात्रा में श्रम लगाकर वही उत्पादन का स्तर प्राप्त करेंगे। यानी कि चाहे आप ज़्यादा श्रम और कम, चाहे ज़्यादा आप पूंजी और कम श्रम, चाहे दोनों बराबर मात्रा, या ज़्यादा श्रम और कम पूंजी लगाकर, ये तीनों संयोगों से आप एक समान उत्पादन प्राप्त करेंगे। इसी तरह से यदि श्रम और पूंजी दोनों की मात्रा बढ़ जाए तो और ज़्यादा उत्पादन होगा, और बढ़ जाए तो और ज़्यादा उत्पादन होगा। इस तरह से आपको P1, P2, P3 फिक्स उत्पादन प्राप्त होंगे। तात्पर्य है कि इस पूरे वक्र पर जो उत्पादन का स्तर होगा एक समान होगा, इसीलिए इस वक्र को समुत्पाद वक्र कहते हैं। समुत्पाद वक्र कुछ टेक्नोलॉजी से भी प्रभावित होता है। अब जब श्रम प्रधान तकनीकी होगी तो निश्चित है इधर से फ्लैट होगा, पूंजी प्रधान तकनीकी होगी तो इधर से फ्लैट होगा, ऐसे होगा। ये इनकी विशेषताएं हैं कुछ, इनके बारे में आपको डिटेल में अगले वीडियो में बताया जाएगा। लेकिन यहाँ हम थोड़ा सा आपको और बताना चाहेंगे। इसके बाद यदि जो
उत्पादन का तरीका है वो निरपेक्ष है, तो आपका जो विस्तार पथ होगा वो सीधा होगा, और थोड़ा भी किसी तरफ झुका होगा तो विस्तार पथ इधर हो सकता है जब पूंजी प्रधान है, और पूंजी प्रधान वाला ऊपर हो सकता है और श्रम प्रधान वाला विस्तार पथ नीचे हो सकता है। लेकिन हम ये मान के चलेंगे अपने पैमाने के प्रतिफल के विश्लेषण में कि विस्तार पथ बीच वाला है। अब पैमाने के प्रतिफल के लिए हमें विस्तार पथ और समुत्पाद वक्रों की ज़रूरत होगी। हम ये मान लेते हैं कि यहाँ L, 1L, 2L, 3L, 4L, यानी ये श्रमिकों की एक उससे 2 गुना, उससे 3 गुना, उससे 4 गुना, उसी तरह से K, 1K, 2K, 3K और 4K, यानी कि एक श्रमिक उससे 2 गुना, उससे 3 गुना, उससे 4 गुना। अब ये एक विस्तार पथ बनाएंगे, ये समुत्पाद वक्र होगा, और इसे हम अब स्पष्ट रूप से बताएंगे यह x1 है, 2x है या 2x से कम है। यानी कि ये यदि यह उत्पादन का x स्तर बता रहा है। यदि एक L और एक पूंजी और एक श्रम को लगाया जाए और 1x उत्पादन प्राप्त हो, फिर श्रम और पूंजी दोगुना कर दिया जाए, 2x उत्पादन प्राप्त हो, फिर 3 गुना कर दिया जाए, 3x उत्पादन प्राप्त हो, तो यह पैमाने का स्थिर प्रतिफल है, और यह दूरी, यह दूरी, यह दूरी बराबर होगी। इसका विश्लेषण हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक आप लोग इसको देखिए और समझिए, और हो सके तो पढ़िए।